से उनकी मदद फरमाए। अच्छा, ईद के ऊपर वैसे इतनी खबरें होती नहीं है जितनी इस ईद पे जो है वो निकल रही हैं, और ईद के बाद तो और बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं। मैं आपके सामने दो बड़ी खबरें रखने वाला हूं। नंबर वन, एक शेख रशीद साहब के इंकशाफात कि पिंडी के अंदर विगो डालो में कौन 5,000 के नोटों की बोरियां लेकर घूमता रहा। नंबर वन, कौन बिक गया, किसने बिकने से इनकार कर दिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खबर है। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने आज भांडा फोड़ दिया है उन तमाम इंटरव्यूज का। आज यानी दो चीजें उन्होंने साबित कर दी कि एक तो वो तमाम इंटरव्यूज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो इंटरव्यूज टीवी पे आकर हुए, वो प्री प्लान्ड थे। किसने प्लान दिया था, वो कौन थे जो वहां पर बैठे हुए थे, और उन्होंने पर्ची पर लिखकर क्या दिया था। और दूसरा, नाज़रीन किराम, उन तमाम लोगों का भी भांडा फूट गया है जिन्होंने ये इंटरव्यूज किए, खासतौर पर कामरान शाहिद हो, मुनीफ फारूक हो। और ये तो मतलब मुनीफ फारूक ने तो छाती पे हाथ मार के कहा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं किया। पूरे शेख साहब ने खुद कॉल की थी। आज शेख साहब ने वो पूरी रूदाद भी सुना दी है, एक जगह पर नहीं, बहुत सारी जगहों के ऊपर सुना दी है। तो ये दो इंतहाई अहम खबरें हैं। अच्छा, जो तीसरी खबर है, जो मुझे लगता है इन सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट और हंगामी बुनियादों वाली खबर है, वो इन दोनों खबरों से भी बड़ी है। वो इन दोनों खबरों के बाद डिस्कस करेंगे। वो है कि चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत को इमरान खान को जेल में रखने पर पहला सबक सिखा दिया है। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। किसी भी मुल्क की जानिब से इमरान खान को जेल में रखे जाने के ऊपर पहला कदम उठा लिया गया है। किसी भी मुल्क की जानिब से ये पहला बड़ा कदम है। और इसको कौन रिपोर्ट कर रहा है? इसको कोई साझामाजा रिपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको रिपोर्ट किया है द डिप्लोमैट ने, बहुत ही अहम तरीन, बहुत ही क्रेडिबल जरीदे ने। तो वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। एक रिक्वेस्ट है इन तमाम खबरों की तफसीलात बताने से पहले, वो ये है कि बड़े इस टाइम, मुझे पता है कि ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है, टीमें बैठ चुकी हैं, जो जिनका मकसद है हमारे चैनल्स को डाउनग्रेड करना, जिनका मकसद है हमारी व्यूअरशिप को रोकना। आपसे दरखास्त, आप इन तमाम चीजों को रोक सकते हैं। आपकी मदद से हम इसमें जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि हक और सच की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूं, तमाम लोगों की मदद कीजिए। किस तरह से? ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट जितने कर सकते हैं करें, लाइक जितना कर सकते हैं करें, शेयर जितनी वीडियो शेयर करेंगे उतना हमें और सब्सक्राइब करेंगे फायदा होगा। तो ये आप जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइम बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जो है वो हालात पैदा हो चुके हैं। अच्छा जनाब, शेख रशीद साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए, और इस ईद के ऊपर तकरीबन 22 इंटरव्यूज शेख रशीद साहब के रिकॉर्ड हुए। ये किसी भी एक इंडिविजुअल के किए जाने वाले सबसे ज्यादा इंटरव्यूज हैं, जिसमें शेख रशीद साहब ने अगर 22 इंटरव्यू किए हैं, इसका मतलब है 22 घंटे की गुफ्तगू की है। यानी कि 22 घंटे, 22 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर शेख रशीद साहब शरीक हुए। तो 22 मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर 22 घंटे शेख रशीद साहब ने बातें की। उन तमाम 22 के अंदर एक चीज मुशतरक थी, शेख रशीद साहब बार 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 एक इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे, और वो वाला इंटरव्यू है जो मुनीफ फारूक के साथ उन्होंने किया। तो दो गुफ्तगू उन्होंने इस इंटरव्यू के से पहले बात करते हुए उन्होंने वो नोटों वाली बात, चलिए पहले इंटरव्यू वाली बात आपको बता देता हूं। तो ये जो अभी क्लिप निकला, ये ईसा नकवी हमारे दोस्त हैं, उनके प्रोग्राम से ये क्लिप निकला। ईसा नकवी को शेख रशीद साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी जिंदगी का कौन सा मुश्किल तरीन इंटरव्यू था? उन्होंने कहा कि इंटरव्यू है वो जो मैंने किया। उन्होंने कहा जी मुझे ये पहले हिरासत में अपने घर लेके गए, ये मुझे चिल्ले के दौरान अपने घर लेके गए, वहां पर इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और मुझे लिख के दिया गया था। और कहते अब शेख रशीद साहब ने ना टेक्निकली, सियाना आदमी है ना, बहुत पुराना पॉलिटिशियन है, तो बातों बातों में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे अब जो लिखा हुआ था वो मेरा ज़मीर नहीं गवारा कर रहा था, और मैंने, कहते बड़ी मुश्किल की बात होती है, आप हक और सच की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल की बात होती है उनकी मौजूदगी में, यानी वो बैठे हुए थे सामने। और फिर शेख रशीद साहब ने क्लियर किया, आपको अंदाजा है मैं वो जिनका जिक्र कर रहा हूं वो कौन होते हैं। तो कोई अब हम छोड़ा ही नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि ये बात तय हो गई कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, और उनकी मौजूदगी के अंदर ये इंटरव्यू हुआ, जिनके बारे में भी शेख रशीद साहब जो है वो इशारा कर रहे हैं। चले, मैं इसके ऊपर नहीं करता कि वो नहीं करना चाहिए था, कराना चाहिए था, शेख रशीद साहब ने क्या किया ना, मेरा काम है ये। लेकिन मैं बहैसियत सहाफी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आज कि जो मुनीफ फारूक साहब ने, एक तो यह है कि आपने गलत हरकत की, आपने वो जो एक मगवी शख्स का इंटरव्यू किया, और उसके बाद आप छाती ठोक कर लंबा अरसा उसको डिफेंड करते रहे कि मुझे शेख रशीद साहब के नंबर से कॉल आई। अगर वो जो भी लोग वहां पे बैठे थे शेख रशीद साहब को नजर आ रहे थे, तो क्या वो मुनीफ फारूक को नजर नहीं आ रहे थे? क्या मुनीफ फारूक साहब की आंखें उस वक्त चुंधिया गई थी? क्या मुनीफ फारूक साहब को नजर कुछ नहीं आ रहा था? क्या मुनीफ फारूक, क्या वो इस मामले को कभी भी जिंदगी में जस्टिफाई कर सकेंगे? यानी, और मुझे लगता है कि इन्हें लगता है हमें जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अवाम को तो हम जितना उल्लू बनाएंगे उतना हम जो है ना वो बनाते चले जाएंगे। लेकिन आपकी इत्तला की गर्ज है, अवाम की आंखें खुल चुकी हैं, और मुझे लगता है कि जो चीजें आप छुपाने की कोशिश करते हैं ना, वो रेडी वाले को भी पता है।
तो लिहाजा आप इतना चुना काका आवाम को ना समझे, नंबर वन। नंबर टू, ये एक एक्सपोज भी करना इसे कहते हैं कि वो, इसका मतलब है वो जो जितने तमाम इंटरव्यूज हुए, इंक्लूडिंग जो कामरान शाह साहब का इंटरव्यू था उस्मान डार के साथ, वो सारे, और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो सारी की सारी सवालिया निशान उनके ऊपर आ गया। अच्छा, कल को हो सकता है इनको, इनके बारे में इमरान खान बाहर भी आए और फैसला भी कर दे कि यार ये सारा कुछ गलत हुआ और ये वो। लेकिन एक चीज आपने तब भी याद रखनी है, मुझे जब वो जो फर्क हबीब वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसका बड़ा वैसे दुख हुआ, बड़ा मैं उन्हें करीब समझता था। जो उन्होंने किया हुआ है ना, मुझे लगता है कि वो अवाम को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो लग रहा था कि उनके दिल से बाहर आ रहा है, जिस तरह से बोल। नहीं तो आप शेख रशीद जैसे डॉज भी करके निकल सकते थे। शेख रशीद साहब ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, डॉज करके निकले हुए। तो ये अच्छा, दूसरा उन्होंने एक और जिक्र किया, उन्होंने कहा जनाब कि मुझे, शेख रशीद अब ये इंकशाफ कर रहे हैं, कहते हैं जी मुझे पता चला कि पिशावर से एक पार्टी आई हुई है जो कि 5,000 के नोट खरीद रही है, और पिंडी से 5,000 के नोट खत्म हो गए। इतने 5,000 के नोट खरीदे गए कि पिंडी से 5,000 के नोट खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे पता था, एक डाला था, डाले के ऊपर तरपाल थी, तरपाल के अंदर बोरियों के अंदर 5-5 हजार के नोट थे। वो कहते हैं नहीं, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए एक अपने मैनेजर को, यानी कि किसी बैंक के मैनेजर को फोन किया। मैंने कहा यार 5,000 दी, एक चाहिए कॉपी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं शेख साहब, 1,000 वालियां दो पे, यानी 5,000 वाली कोई नहीं है। यानी कि पिंडी शहर से 5,000 की कॉपीज खत्म हो गई नोटों की, इतने 5,000 के नोट खरीदे गए। इसके ऊपर शेख साहब बताते हैं कि वो उन लोगों को खरीदने के लिए जिन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के अंदर वोट दिया था, उन लोगों के खरीदने के लिए ये सारे नोट्स जो है, और ये सारा रुपया, ये सारी रकम इस्तेमाल हुई। ठीक है, यानी उन लोगों को इस पैसे से जो है वो खरीदा गया। तो पूछा भाई कितने कितने, कहता है मुझे नहीं पता, 5 करोड़ देता है, 10 करोड़ देता है, या इससे ज्यादा जो है ना वो दिए होंगे, लेकिन पर बंदा ये पैसे जो है वो दिए गए। और कुछ लोग थे जिनको ऑफर्स की गई, जिनको धमकियां दी गई, जिनको पैसा दिया गया। ये भी हकीकत है कि उन्होंने बिकने से इनकार किया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि फ्यूचर इमरान खान के साथ है, जबकि ये जो लोटे बिक गए, इसका मतलब है। और फिर ये भी शेख रशीद ने कहा कि आज जनरल बाजवा इनकार करें तो इनकार करें। ठीक है, यानी कि उस रजीम चेंज से इनका कोई ताल्लुक नहीं, आज इस बात का इनकार करें, लेकिन सबको पता है, सबको अंदाजा था। अब ये दो मुख्तलिफ बातें करें, लेकिन अगर आपने जोड़ के देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई फिर मतलब नोटों की बोरियां कहीं से आ रही थी। आई डोंट नो, सियासतदान लेके आ रहे थे, सिंध से आ रही थी या कहां से आ रही थी, मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जितना शेख रशीद साहब जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नोटों की बोरियां, 5-5 हजार के नोटों की बोरियां डाले के अंदर पहुंची ना, जिसका शेख रशीद साहब हवाला दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। तो उसका मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी तो आज हो गया, आज सच दुनिया के सामने आ गया। तो ये नाज़रीन किराम हकीकत भी खुल चुकी है। अब आ जाते हैं जिसे मैंने तीसरी स्टोरी कहा था, और मैंने कहा था मेरे नजदीक ये सबसे ज्यादा अहम स्टोरी है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने ये दो खबरें जो पहले आपको दी हैं, ये उनसे भी ज्यादा अहम तरीन स्टोरी है। वो ये है कि चीन ने पहला कदम उठा लिया है, और वो क्या कहते हैं, और ये मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तानी आज इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात नहीं हो सकती। जब मैंने ये खबर पढ़ी, मैं यकीन करें खुदा की कसम मुझे तकलीफ हुई कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क के साथ। डिप्लोमेट क्या लिखता है, द डिप्लोमेट लिखता है, apparently China has decided to downgrade relations with Pakistan from the highest priority to a priority in our foreign relations। डिप्लोमेट लिख रहा है अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेट रिलेशंस हैं वो चाइना ने हाईएस्ट प्रायोरिटी से डाउनग्रेड करके सिर्फ प्रायोरिटी पे ले आया है। इसके बाद वो इसकी कुछ इसका ताल्लुक अब इमरान खान से क्या, वो मैं आपको बताता हूं। तो वो इसकी तफसील में जाते हैं। जब तफसील में जाते हैं तो क्या डिप्लोमेट क्या लिखता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। डिप्लोमेट जो है वो कहता है जी दो चीजें हैं। असल में हुआ यह है कि चाइना जो है वो दो चीजें पाकिस्तान से डिमांड कर रहा था। नंबर 1 स्टेबिलिटी, जिसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये दो चीजें चाइना बार बार डिमांड कर रहा था। अब वो कह रहे हैं कि देखते हैं, जरा ये देखते हैं कि क्या वाकई इसमें क्या रियलिटी है, कि वाकई ऐसा हुआ है कि चीन ने जो हाईएस्ट प्रायोरिटी से सिर्फ प्रायोरिटी के ऊपर ले आए हैं। इसके ऊपर वो दो मिसालें देता है। वो कहता है जी हम आइए, 4 विजिट हुए हैं अभी तक 2018 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स के चाइना में। तो उसके बाद जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई हैं, आइए उनको जो प्रेस रिलीज जो जारी हुई हैं उसको आइए जरा एनालाइज करते हैं। तो जो प्रेस रिलीज जारी हुई 2018 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में, उनमें 2018 में इमरान खान आए थे, 2022 में फौरन इमरान खान को निकाल के शहबाज शरीफ साहब चाइना पहुंचे थे, 2023 में काकर साहब गए और 2024 में अभी फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब गए। तो 2018 में जब इमरान खान वहां पर गए तो द डिप्लोमेट लिखता है कि उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई चीन और पाकिस्तान की, तो उसमें चीन ने पाकिस्तान के बारे में लिखा कि हमारे इनके साथ जो है वो ताल्लुकात इनके साथ रखना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। 2022 के अंदर जब फौरन इमरान खान निकला और यानी कि इमरान खान को इन्होंने निकाला और फौरन शहबाज शरीफ पहुंचे, तो तब भी चीन ने ये लिखा कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने के अंदर। इसके अंदर आपने ये चीज डिसाइड कर लेनी है, यानी कि 4 साल जो कि इमरान खान के थे उसके अंदर इमरान खान कामयाब रहा अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन करने में कि चीन ये बार बार कह रहा था कि हमारी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखना हाईएस्ट प्रायोरिटी है। 2022 के बाद जब 2023 में अनवारुल हक काकर साहब गए तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसके अंदर चीन ने लिखा कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना प्रायोरिटी है। उस पे जो सिफारतकार थे उनका माथा ठनका, उनके आईब्रोज ऊपर गए और उन्होंने सोचा की हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया टाइपो है, ये टाइपो से मुराद ये है कि टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। 2024 के अंदर वही शहबाज शरीफ साहब गए तो फिर दोबारा से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें भी हाईएस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ प्रायोरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब है ये कि जो 2023 के अंदर 2022 के अंदर जब शहबाज शरीफ गए थे तो जो तब हाईएस्ट का प्रायोरिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था क्योंकि वो फौरन इमरान खान को निकाल गए थे, तो वो तब जो पाकिस्तान के इमरान खान के दौर में चाइना के साथ रिलेशन चल रहे थे, ये तभी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है। ये कुछ हमारे शहबाज शरीफ साहब की वजह से उन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं लिखा। अब इसका मतलब ये है कि अपेरेंटली खुदा ना खास्ता में नजर आ रहा है कि चीन ने हमारे साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी से डाउनग्रेड करके प्रायोरिटी दे दिया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, नाज़रीन किराम, डिप्लोमेट लिखता है 2 स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। इसके अंदर वो बार बार कह रहा है, अब वो इसके आगे जाके मिसाल देता है, वो कहता है जी किस तरह से, वो कहता है जी ये इस तरह से कहता है जी 2 ऑफ मंत्रास ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कहता है किस तरह से आ सकते थे। 2 ऑफ द मंत्रास ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वर फर्स्ट रेज्ड बाय चाइना's then foreign minister Tun Gang during his visit to the Pakistan in May 2023. His visit had come nearly a year after former Prime Minister Imran Khan had been replaced by Shehbaz Sharif following a vote of no confidence in the parliament. Stability, King explained, was a prerequisite for the development, while the security was the foundation of the strength and the prosperity of the country. He publicly assured Pakistani officials with friendly advice to build a consensus among themselves and to bring the stability and development to the country. और ये पहली बार हमारी तारीख में के अंदर हुआ कि हमें चीन आके बोला ओपनली कि भाई अपने जो है ना वो सिक्योरिटी और अपने स्टेबिलिटी लेके आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। लेकिन हुआ क्या? अब द डिप्लोमेट लिख रहा है, वो कहते हैं जी हुआ ये कि आफ्टर द क्वींस विजिट मोर political chaos followed in Pakistan with the arrest of Khan and the riots all over the country, now referred to by authorities as a dark day. तो कहते हैं जी वो कह के गया कि भाई लेके आओ वो तो पीछे असी इमरान खान को फाड़ लेता हूं, ठीक है, वो ये गेम हो गई। तो वो जो स्टेबिलिटी जिसके बारे में चीन बार बार कह रहा था, मुझे याद है इमरान खान के दौर के अंदर भी ये जब उनके आए थे तो इस बारे बात हुई थी क्योंकि मैंने कवर किया था उस इवेंट को, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने बात की थी कि आपस की तमाम जमातें मिलकर बैठ के बात करें। फिर जब इमरान खान चले गए, ठीक है, तो उसके बाद ये उन्होंने कहा कि यार जब उनके एम्बेसडर थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि उनके एम्बेसडर बार बार, हाँ तब इमरान खान के दौरान उनके एम्बेसडर ने कहा था, फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर आ गया, उसने कहा कि भाई बैठो जमातें बात करो, ये करो, यानी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेहतर करें। बार बार उनका इशारा था कि भाई इतना ना तुमने पीटीआई को, ठीक है, इमरान खान के साथ थोड़ा हाथ हौला रखे, लेकिन हमने नहीं सुना। अल्टीमेटली उसकी वजह से वो कहता है जी आपकी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ गई और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो अब अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब मैं तकलीफ में हूं, यकीन करें, मुझे बड़ी तकलीफ है ये सब कुछ जो है वो आपके साथ रिपोर्ट करते हुए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।